पति पत्नी की हत्या से अब डर नहीं लगता। क्या स्थिति हो गई है इस देश की, सोचिए आप। कहना पड़ रहा है कि पति पत्नी की हत्या से अब डर नहीं लगता। कहा जाता है आज की नई पीढ़ी के पास समय नहीं है, उन्हें 30 सेकंड वाला कंटेंट चाहिए, उन्हें रील पसंद है। लेकिन इस रील के जमाने में हमारे देश के लोगों की रियल लाइफ खराब होती जा रही है। लोगों के अंदर धैर्य यानी पेशेंस खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, पत्नी अपने पति को मार रही है, लड़की अपने मंगेतर को खाई में धक्का दे रही है और छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं। और इन सब बातों से यही साबित होता है कि खबर बहुत परेशान करने वाली है। देश के 2 शहरों से आई है ये खबर। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बता देता हूं। शुरुआत 2 तस्वीरों से करूंगा, देखिए। पहली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां पत्नी ने पहले अपनी पति को मारा, फिर पति को बाथरूम में दफनाया और 45 दिनों तक उसी बाथरूम का इस्तेमाल करती रही। तस्वीरें देखिए। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां रील बनाने वाली पत्नी से पति का कुछ विवाद हुआ और नाराज पति ने पत्नी को जान से मार दिया। और ये तो सिर्फ पति पत्नी के रिश्तों की खबर है। इसके अलावा 2 और खबरें जिनकी चर्चा पूरे देश में। वो 2 खबर कौन सी है? वो 2 खबर हैं सोनम रघुवंशी और सिया गोयल। इन दोनों लड़कियों पर एक ही तरह का आरोप है। सोनम पर आरोप है कि उसने अपने पति को खाई में फेंककर मार डाला, वहीं सिया पर आरोप है कि उसने अपने मंगेतर को खाई में फेंककर उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद आप इन दोनों के हाव भाव देखेंगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा है। एक आरोपी तो जमानत पर बाहर घूम रही, बिल्कुल टेंशन फ्री। आखिर इन दोनों लड़कियों के अंदर इतनी निडरता आई कहां से? क्यों इन्हें कानून से भी डर नहीं लग रहा? सब कुछ आपको समझाएंगे, लेकिन शुरुआत आगरा से करते हैं। आगरा में सुरेंद्र कुमार शर्मा का परिवार रहता था। इस परिवार में सुरेंद्र के अलावा उनकी पत्नी रूबी और उनकी 2 बेटियां थी, जिनकी उम्र 13 और 9 साल थी। और आरोप है कि रूबी ने पहले अपने पति का कत्ल किया, फिर पति के शव को बाथरूम में दफनाया और सुनिए, फिर ऊपर से फर्श बनवा दिया, जिससे किसी को भी हत्या के बारे में पता ना चले। इस हत्या के बारे में सुनकर आपको एक मूवी जरूर याद आ रही होगी, और वो मूवी है दृश्यम। इस पिक्चर में भी कुछ इसी तरह एक लड़के को मारकर उसे पुलिस थाने के नीचे गाड़ दिया गया था। पुलिस जमाने भर में ढूंढती रही, लेकिन लाश कभी नहीं मिली। इस केस में भी कुछ यही करने की कोशिश की गई। 45 दिनों तक ये महिला पुलिस और घर वालों को गुमराह करती रही। पुलिस और बाकी के घर वालों से कहती रही कि सुरेंद्र गायब है, उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस पिछले 45 दिनों से जांच कर रही थी, सीसीटीवी खंगाल रही थी, लेकिन पुलिस को सुरेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला। और मिलता भी कहां से, क्योंकि पुलिस तो बाहर तलाश कर रही थी, जबकि सुरेंद्र घर के बाथरूम के नीचे दफन था। 45 दिन बाद मृतक के बड़े भाई को रूबी पर शक हुआ। उसने महिला से कहा कि अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बस मुझे मेरे भाई के बारे में बता दो। जिसके बाद रूबी ने पूरी कहानी अपने जेठ को बताई और जेठ ने जाकर पुलिस को बता दी। सुनिए मृतक के बड़े भाई ने क्या कहा। यह है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। बोले है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है। जमीन के नीचे गाड़ दिया है। बोले हाँ। इसके बाद पुलिस ने बाथरूम का फर्श तोड़ा और फर्श के नीचे सुरेंद्र शर्मा का कंकाल मिला। पूरा शव गल चुका था, सिर्फ कंकाल बचा था। शव मिलने के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया और इस महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति शराब पीकर उसे मारता था। इसी वजह से उसने खीर में 18 से ज्यादा नींद की गोलियां मिलाई और पति को खिला दी। दवाई के ओवरडोज से पति की मौत हो गई और फिर शव को बाथरूम में दफना दिया। और इस बात को पड़ोसियों ने भी माना कि हाँ, सुरेंद्र मारपीट करता था। इस पूरे मामले पर आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर अगले केस की बात करें। देखिए। आपस में वाद विवाद हुआ करता था पैसों को लेकर। पैसे मना करती थी देने के लिए, क्योंकि वो दारू पी कर आएगा।
अभियुक्ता जो कि जिनका नाम रूबी शर्मा है वो हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए, ये तो हुई आगरा की बात। अब आपको मेरठ की खबर बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चौहान की हत्या कर दी गई और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके पति, उनके काहे इतना इज्जत देना, उसके पति बोल देते। खैर, पति प्रदीप चौहान ने ही की। शुक्रवार सुबह 6 बजे प्रदीप ने अपनी पत्नी को चाकू से गोद कर मार डाला। उसे कई बार चाकू मारा और फिर खुद को भी चाकू मारकर जख्मी कर लिया। जानकारी के मुताबिक निशा को रील बनाना काफी पसंद था। इसके इंस्टाग्राम पर 25,000 से ज्यादा फॉलोअर्स। इसके अलावा वो 15 साल से अपना एक ब्यूटी पार्लर भी चला रही थी और पति प्रदीप चौहान एसी ठीक करने का काम किया करता था। निशा अपने पति के साथ भी रील बनाती थी और सोशल मीडिया पर सबको दिखाती थी कि वो अपने पति से कितना प्यार करती है, लेकिन उसी पति ने निशा की चाकू मारकर हत्या कर दी। निशा किस तरह की रील बनाती थी, पहले उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, फिर हत्या की वजह भी बताऊंगा। देखिए। पुलिस का कहना है कि पूरी लड़ाई जमीन को लेकर थी। दोनों ने मिलकर 1170 वर्ग फीट की जमीन खरीदी थी और निशा चाहती थी ये जमीन उसके नाम पर हो। इसके लिए प्रदीप तैयार नहीं हुआ और इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बाद में हत्या तक बात पहुंच गई। सुनिए पुलिस क्या कह रही है। जो प्रदीप चौहान है, इसने पहले अपनी पत्नी पर वार किए, जिससे वो जो है काफ़ी सीरियसली घायल हो गई और उसके बाद ही इसने अपने ऊपर वार किए। इसको भी, प्रदीप को भी पुलिस द्वारा जो है उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह थाना सरगना पर इसमें सरगनपुर में इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाती है। 2 हत्याओं की खबर आपको बताई। ये भी बताया कि कौन मुख्य आरोपी है। एक खबर में पत्नी पर आरोप है और दूसरी खबर में पति पर आरोप है, लेकिन मुद्दा पति पत्नी का नहीं है। मुद्दा यह है कि आखिर गुनाहगार तो पकड़ा गया, लेकिन इस गुनाहगार को कभी सजा होगी भी या नहीं? क्या पीड़ित पक्ष को कभी न्याय मिलेगा? और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि राजा रघुवंशी को तो अब तक न्याय नहीं मिला। न्याय तो छोड़िए, सोनम को जमानत मिल गई भाई, वो बिना किसी डर के बाहर घूम रही। वहीं दूसरी तरफ आप सिया को देखिए। जिस सिया पर अपने मंगेतर की हत्या का आरोप है, वो मीडिया की तरफ देखकर अभद्र इशारे कर रही है। इस लड़की की बॉडी लैंग्वेज को देखकर कहीं से लग रहा है आपको कि इसे कानून का डर है? और इन दोनों के मन से ये डर क्यों खत्म हुआ है, अब वो भी आपको बता देता हूं। 27 जून को शिलांग कोर्ट ने सोनम को जमानत दी थी। जमानत क्यों दी गई थी? क्योंकि मेघालय पुलिस ने सोनम पर धारा 403 के तहत केस दर्ज किया था। कौन सी धारा के तहत? धारा 403। आप लोगों को पता है धारा 403 का मतलब क्या होता है? किस अपराध में लगाई जाती है? नहीं पता है? मुझे भी नहीं पता। एक बार गूगल करिए, शायद पता चल जाए। लेकिन गूगल करने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में ऐसी कोई धारा ही नहीं। भारतीय न्याय संहिता जिसे बीएनएस कहा जाता है, उसमें केवल 398 धाराओं का जिक्र है। तो फिर पुलिस ने धारा 403 कैसे लगा दी? और इसी आधार पर सोनम को जमानत मिल गई। शिलांग कोर्ट ने सोनम को जमानत दे दी। तो मेघालय सरकार ने 29 जून को हाई कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सोनम की जमानत को बरकरार रखा। इसके बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई और वहां भी सोनम की जमानत बरकरार रही। आप सोचिए, जिस लड़की पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को खाई में फेंकने का आरोप है, उसकी चार्जशीट में पुलिस ने धारा ही गलत लिख दी। ये कैसी लापरवाही, केस को मजाक बना दिया। चलिए सोनम का एक फोटो भी आपको दिखाते हैं। पहली बार जमानत मिलने के बाद ये सोनम की पहली फोटो थी। आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखिए, सोनम को कोई टेंशन नहीं, वो बिल्कुल बेफिक्र है। देखिए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है और उसे भी अंदर ही अंदर पता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आप सिया की ये तस्वीर देखिए। जब पुलिस सिया को पूछताछ के लिए ले जा रही थी तो वो मीडिया की तरफ मिडिल फिंगर दिखा रही, यानी अभद्र इशारे कर रही। अब बताइए, इस लड़की को कोई पछतावा है या इन दोनों लड़कियों को कोई पछतावा है? कोई पछतावा नहीं और ना कोई डर है, क्योंकि इन्हें पता है कोर्ट में तारीख पर तारीख बढ़ती रहेंगी और एक दिन हम रिहा हो जाएंगे। और इसलिए मैं कह रहा था कि आगरा और मेरठ केस से भी पीड़ितों को न्याय मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये भी देख चुके हैं कि सोनम तो मारकर छूट ही गई, तो हम भी एक ना एक दिन छूट जाएंगे। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत। सीधे मुद्दे की बात यही कि कोर्ट और कानून एक ही बात को मानता है। सच वही जो
साबित हो जाए। लेकिन इस सच को साबित करने में इतने दांवपेच हैं कि आरोपी बचकर निकल जाते हैं और पीड़ित सिर्फ आंसू बहाते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं।